हैं? गर्म हवा आ रही, ठंडी ज्यादा आ रही है। देख लो भाई साहब, 48 डिग्री में ठंड लग रही है इनको। चलो, टेस्ट हो गया तुम्हारे, ठीक हुआ। अरे सुन लो भाई, आवाज आ रही है वहां तक? काले शर्ट वाले पहलवान, सुनाई दे रहा है? दे रहा है वहां तक? बराबर। वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है। टेस्ट में नंबर सबसे ज्यादा किसके आगे और कम किसका है? जीरो वाले कौन है? कोई नहीं है ना? सब होशियार हो, माइनस में आते थे पहले। पहले के टेस्ट में कई लोगों के माइनस में आते थे, तो इसका मतलब अब सुधार है बहुत, पहले से फर्क है ना। पहले से फर्क पड़ा है। कम नंबर वाले उदास ना हो, स्पेशली नए बच्चे अभी आए हो, 5-10 दिन हुए हैं, कोई इसमें उदास होने वाली बात नहीं है, कर लोगे तुम्हारे भी अच्छे आएंगे। महीना भर निकलने दो, अगले टेस्ट में तुम्हारे अच्छे आ जाएंगे। नए बच्चे उदास तो नहीं हो गए? उदास हुए? हाँ, पुरानी तो उदास होना ही चाहिए अगर कम आ रहे हैं तो। अगर पुराने बच्चे के कम आ रहे हैं उसको उदास होना चाहिए। 5-10 दिन वालों को उदास होने की जरूरत नहीं, अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? रिस्ट्रेंट है ना, ड्रेसिंग बैंडेज हो गई थी तुम्हारी डिमांड पे। और तरह की ड्रेसिंग के फोटो आ गए आज, वो भी देख लेते हैं अभी। तो बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होगा, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होगा, मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है, आम मैंगो नहीं, दूसरा आम। हम्म? जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की। लहरें कौन सी है? नहीं नहीं, तुम्हारी जिंदगी में पानी वाली लहरें नहीं, परेशानियों वाली लहरें हैं। उनके अगेंस्ट चलते हुए मंजिल तक जाना है ना, क्योंकि लहरों के साथ तो कौन बहता है? जिंदा है तो सामना करना होगा। अगर मर गया आदमी तो वो पानी की लहर के साथ ही जाएगा, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो तुम सब तो भयंकर तरीके से जिंदा हो, है? हो कि नहीं? तो फिर काहे उदास हो? सब मस्त होगा, अच्छे रहो। अब ड्रेसिंग में कुछ टाइप्स देख लो। ऐसी ड्रेसिंग देखी है तुमने कभी? अच्छा, देखिए, ये वाली है, ये हील के लिए है। ये ड्रेसिंग किसके लिए है? हील के लिए है। सुनो भाई, बातें ना करो रे। ये ड्रेसिंग किसके लिए होगी? हील के लिए होगी। जो प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट है, जो लगातार बेड रिडन रहता है, हील में अल्सर बनने के चांस होते हैं, तो एज ए प्रिवेंटिव मेजर भी इसको बिना बेड सोर के भी लगा सकते हैं, या फिर बेड सोर होने के बाद भी ड्रेसिंग अप्लाई की जा सकती है। तो ऐसा फोटो आ जाए तो ये ड्रेसिंग कहाँ की है? तो ये हील की है, इतना याद रखना है। ये जो हार्ट शेप ड्रेसिंग दिख रही है, ये सैक्रम के बेड सोर की है। कहाँ की है? सैक्रम में बेड सोर ड्रेसिंग है। तो ये हार्ट शेप वाली सैक्रम की बेड सोर ड्रेसिंग है। और ये आपने देख रखा होगा, कैन फिक्स कई तरह के आते हैं, इस तरीके का भी है कैन फिक्स, जिसको आईवी लाइन फिक्सेटर बोलो, कैनुला फिक्सेटर बोलो, कुछ भी बोलो जो मन में आए, है ना। तो ये ड्रेसिंग के फोटो सिर्फ दिमाग में रखने हैं फिलहाल, बना तो सकते नहीं हो, बना रहे हो है, बना लिए, चलो अगला देखें। ये देखो कैन फिक्स, क्या हुआ, रुके? ये लो, अरे कुछ नहीं है, ये हील की ड्रेसिंग है, हील को बेड शोर से रोकेंगे। दूसरी वाली सैक्रम की ड्रेसिंग है, और लास्ट वाला कैन फिक्स है। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो कैन फिक्स का दूसरा टाइप ट्रांसपेरेंट टाइप वाला भी आता है, ये ट्रांसपेरेंट वाला कैनुला ड्रेसिंग है। और वो लास्ट वाला सेंटर लाइन वाला है, कौन सा है? सेंटर लाइन ड्रेसिंग है। तो ये सेंटर लाइन ड्रेसिंग हो गई। तो ऐसे फोटोज याद रखने हैं, काम आ सकते हैं आपके कभी ना कभी। इनके डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में याद रखो है। इसके अलावा ये ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी ड्रेसिंग है? वैक्यूम असिस्टेड क्लोज ड्रेसिंग। वैक्यूम असिस्टेड क्लोज ड्रेसिंग है, जिसको हम नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें एक स्पंज आता है जो वुंड पे लगाया जाता है, फिर इसको पूरा सील कर दिया जाएगा, और एक सक्शन के लिए वो मशीन लगा दी जाती है। तो ये सारा एक्सुडेट सिक्रीशंस को सक करता है और मशीन में कलेक्ट होता रहता है। और जो मशीन सक्शन मशीन में जो कलेक्शन बोतल होती है उसको कैनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिस्टर। तो याद रखना, आगे फोटो दिखाऊंगा। तो ये इतनी सारी चीजें होती है वैक ड्रेसिंग में। ये तो वैक स्पंज हो गया, इसके ऊपर चिपकाने वाली ये ट्रांसपेरेंट, इसको सील करने वाली जगह हो गई, ये होगी मशीन। और ये जो व्हाइट डब्बा दिख रहा है ये कैनिस्टर है, ये कलेक्शन बैग का काम करता है। किसका काम करता है? कलेक्शन बैग का काम करता है। तो ये वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग है। और ये ग्रेनुलेशन टिश्यूज के लिए, एक्सेसिव सिक्रीशन को सक करने के लिए, या एडिमा को कम करने के लिए ये ड्रेसिंग लगाई जाती है। जब वुंड बहुत गहरा हो या एडिमा ज्यादा हो तो उस टाइम ये ड्रेसिंग लगाई जाती है। इसके बारे में दो शब्द लिख लो। ये मशीन है वैक वाली, दूसरी तरीके की। ये कैनिस्टर है जो ट्रांसपेरेंट सा है, धुंधला सा दिख रहा है, ये क्या है? कैनिस्टर है। ये वैक स्पंज बोलते हैं इसको। ये वैक मशीन हो गई, ये कैनिस्टर है, इसको बोलते हैं कैनिस्टर। और एक पाइप जैसा होता है छोटा सा, इसको बैक्टीरिया फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया फिल्टर। बैक्टीरिया फिल्टर का मतलब यही है। क्या है बैक्टीरिया फिल्टर? क्या काम करेगा? क्या करेगा फिल्टर करके? ये बैक्टीरिया फिल्टर मशीन और ड्रेसिंग की ट्यूबिंग के बीच में लगता है, ताकि जो एक्सुडेट्स मशीन बैग में कलेक्ट हुआ है वो वापस वुंड में ना आ सके। तो वो बीच में फिल्टर लगा होता है, बीच में फिल्टर लगा होता है, बैक फ्लो ना हो उसको रोकने के लिए एक फिल्टर लगा होता है। इसके बारे में दो शब्द लिख लो, वैक ड्रेसिंग के बारे में दो शब्द लिख लो, जिसको हम वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर वुंड थेरेपी बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। दोनों नाम एक ही है, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, इसमें होगा क्या? हाँ जी, अब वो कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेजिस्टेंट हेडिंग में ये लिखी होगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एग्जाम में सीक्वेंस थोड़ी लिखना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेजिस्टेंट, तो दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी नहीं। द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल लेवल ऑफ नेगेटिव प्रेशर एक्सेलरेट डिब्राइटमेंट एंड प्रमोट हीलिंग इन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स। प्रेशर कितना होता है तो याद रखना है, इसकी रेंज पूछा जाए तो 120 से 125 होता है, 120 से लेके 125 mm ऑफ जी प्रेशर होता है उस मशीन में, सेट करना है। और ये क्या क्या कर सकता है नेगेटिव प्रेशर? फ्लूइड को रिमूव कर सकता है, एक्सेसिव सिक्रेशन को रिमूव करेगा, एडिमा को कम करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, और ग्रेनुलेशन टिश्यू बढ़ाएगा। इंक्रीज ग्रेनुलेशन, इंक्रीज ग्रेनुलेशन एंड वुंड हीलिंग, एंड वुंड हीलिंग। सुन लो, अभी दोबारा स्पेलिंग नहीं बोलूंगा। अच्छी राइटिंग है क्या? फिर ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी या फिर वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर वुंड थेरेपी बोल सकते हैं। ये एक्सेसिव सिक्रेशन और फ्लूइड को रिमूव करेगा, एडिमा को कम करेगा,
ग्रेनुलेशन टिश्यू को बढ़ाएगा और वुंड हीलिंग को प्रमोट करेगा। अकेले घबराना ना, मैं उधर ही हूँ। हाँ, नहीं कोई नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत लगे मुझे आवाज देना, मैं उधर ही हूँ। ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जिसको हम वैक्यूम असिस्टेंट क्लोजर वुंड थेरेपी बोल सकते हैं, जिसका प्रेशर 120 से लेकर 125 mm ऑफ हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो इसका रोल है, पर्पज है, वो मेनली ग्रेनुलेशन टिश्यूज को प्रमोट करना है, वुंड हीलिंग को प्रमोट करना है, एक्सेसिव सिक्रीशन और डेब्रिस और एक्सुडेट्स को रिमूव करना है, एडिमा कम करेगा। कैनुला वाली ड्रेसिंग पहचान लोगे तुम, सेंटर लाइन की भी पहचान लेना है, हील वाली पहचानना है और हार्ट शेप सैक्रम वाली भी पहचानना है। बाकी कैप जैसी बैंडेज कहां बांधते हैं? कैपलिन बैंडेज हेड की बैंडेज को कह देंगे, फिगर ऑफ 8 वाली को शोल्डर या स्पाइका में हो सकता है। तुमको याद है मतलब? हो गया लिख के? हम्म? नहीं? लिखो लिखो, कोई बात नहीं। तो ये बात किसी के खपड़िया में घुसी या नहीं घुसी की ये है क्या, कि वैक ड्रेसिंग होती क्या है? अरे किसी को आई कि नहीं आई समझ में? अरे कुछ नहीं, एक स्पंज होता है, स्पंज का मतलब समझ रहे हो? गद्दों में जो रुई डाली जाती है, वैसे रुई का एक स्पंज होता है, स्टाइल किया हुआ आता है, पैक्ड आता है, उसको वुंड के शेप के अनुसार कट करके लगाते हैं और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट आती है टेप जैसा, उससे सील कर देते हैं। सील करना इसलिए जरूरी है, तभी सक्शन बनेगा। सील करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है, तो सक्शन बनाने के लिए कंप्लीटली सील होना चाहिए। तो कंप्लीटली सील करके और मशीन से कनेक्ट किया जाएगा और मशीन में प्रेशर 120 से 125 सेट करना है। इसके बाद जो भी एक्सुडेट होगा वो कलेक्शन बैग, जिसको कैनिस्टर बोलते हैं, उसमें कलेक्ट हो जाएगा। और ये नेगेटिव वैक ड्रेसिंग हमेशा वुंड हीलिंग को प्रमोट करती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाती है, एक्सेसिव फ्लूइड और एक्सुडेट को रिमूव करेगी, है ना, और एडिमा को कम करेगी। इतना काम है। चले आगे अब। लो रीस्टैंड आ गया भाई, अब बांध के पटक देंगे तुमको। ये लाइन लिख ली थी। रीस्टैंड का मतलब यही है कि कंसेंट के अनुसार जब नीडेड हो पेशेंट को, पेशेंट से परमिशन प्लस फिजिशियन ऑर्डर के साथ रीस्टैंड किया जा सकता है। अब इसके आगे का मामला लिखो। रजिस्टर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नर्स मस्ट डॉक्यूमेंट द इनिशियल एंड कंटिन्यू नीड फॉर रीस्टेटमेंट। हमेशा असेस करना है और डॉक्यूमेंट करना है कि इस पेशेंट को रीस्टेंट की जरूरत क्यों है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि भाई रीस्टेंट की जरूरत थी या तुमको सोने नहीं दे रहा था रात में, इसलिए रीस्टेंट लगा दिया। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है कि पेशेंट ने क्या बिहेवियर शो किया जिसके कारण आपको रीस्टेंट करना पड़ा, ये लिखना जरूरी है। इसके अलावा द क्लाइंट मस्ट बी ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली इफ इन रीस्टेंट एंड चेक्ड एवरी 15 मिनट इफ इन सेक्लूजन। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि पेशेंट अगर रीस्टेंट लगाया है तो आपको रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करना है, या फिर पेशेंट अकेला सेक्लूजन में डाल दिया। सेक्लूजन क्या है? आइसोलेट कर दिया। सेक्लूजन का मतलब है पेशेंट को अदर पेशेंट से सेपरेट करके एक पर्टिकुलर एरिया में रख दिया, वो क्या कहलाएगा? सेक्लूजन कहलाएगा। उसमें है एवरी 15 मिनट अगर पॉसिबल है तो एवरी 15 मिनट से एक बार ताक झांक कर लेने का जाके कि ठीक तो है ना, अकेला है, इसलिए आपको एवरी 15 मिनट्स में एक बार ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पॉइंट, हावरली फिजिकल असेसमेंट मस्ट बी डन। हावरली फिजिकल असेसमेंट करना है, अगर किसी को रीस्टेंट लगाया हुआ है तो एटलीस्ट हावरली जाके चेक करना है कहीं टाइट तो नहीं है, सर्कुलेशन तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, उसके लिए हावरली असेस करना है, हावरली असेस करना है। और रीस्टेंट की जरूरत कौन कौन से पेशेंट को हो सकती है? स्पेशली मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट, या फिर पेशेंट शोइंग एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर, जिससे खुद की लाइफ को और एज वेल एज अदर पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर को इंजरी का खतरा हो, रिस्क ऑफ इंजरी हो, उस टाइम पे कर सकते हैं। या एक्सेसिव एजिटेटेड और इरिटेबल पेशेंट जो बार बार ट्यूबिंग खींच रहा हो, मल्टीपल ट्यूबिंग्स है बट सारी ट्यूबिंग्स को इधर उधर खींच रहा है। बस ये बात का ख्याल रखना है रीस्टेंट लगाने से पहले कि नीड फॉर रीस्टेंट को असेस करना है, पेशेंट का कंसेंट जरूरी है, पेशेंट नहीं देने लायक है तो अटेंडेंट का लेंगे, और डॉक्टर ऑर्डर जरूरी है, डॉक्टर्स ऑर्डर जरूरी है। इन बातों का ख्याल रखते हुए हाथ पैर बांध के पटक सकते हो। अब चलते हैं आगे। नहीं? तो हावरली असेसमेंट करना है। सेक्लूजन में है तो हर 15 मिनट में एक बार जस्ट ऑब्जर्व करके आ जाने का है। और रीस्टेंट लगाया हो तो हावरली असेस करना है कि टाइट तो नहीं है, सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, उसको असेस करना है। टाइप्स में देखेंगे, केमिकल रीस्टेंट क्या है, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो कोई आवाज आई मेरी तरफ? हाँ, कुछ कहना चाहते हो? है? कौन सा नहीं हुआ भाई? ये लिखो भाई, लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। हमेशा नीड फॉर रीस्टेंट को डॉक्यूमेंटेशन करना है, जरूरत है या नहीं है, क्यों पड़ी, पेशेंट का बिहेवियर कैसा था, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज नीड फॉर रीस्टेंट, ऑलवेज डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डन। एवरी 15 मिनट्स में असेसमेंट करना है, अगर पेशेंट सेक्लूजन में है तो रीस्टेंट है तो हावरली ऑब्जर्वेशन करना है। इतनी 3 बातें हैं। तब हो गया। केमिकल रीस्टेंट क्या है? नाम से दिख रहा है केमिकल रीस्टेंट। द नर्स में एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब पीआरएन मेडिकेशन। पीआरएन का मतलब व्हेन नीडेड है, व्हेन नीडेड और रिक्वायर्ड। पीआरएन मेडिकेशन विदाउट द क्लाइंट कंसेंट इफ द क्लाइंट इज डेंजरस टू सेल्फ एंड अदर्स। अगर एक बार नोट डला हुआ है कहीं डॉक्टर का पीआरएन करके, डाइजीपाम, लोराजीपाम कुछ भी लिखा हो, तो अगर पेशेंट ने एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया तो तुरंत भागते हुए जाने की जरूरत नहीं कि लिखो इसमें ऑर्डर लिखो।
ऐसा नहीं है, अगर पुराना लिखा है, पीआरएन लिखा है, तो उसको आप दे सकते हो, उसको मेडिकेशंस दे सकते हो। अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, या तो तुमको मार सकता है, इंजरी कर सकता है, या खुद के नुकसान कर सकता है, उस कंडीशन में मेडिकेशंस दी जा सकती है। तो केमिकल रेजिस्टेंट में मेडिकेशंस का नाम तुमको पता है, क्या देंगे? डायजेपाम देंगे, लोराजेपाम देंगे, कॉमनली यूज ड्रग यही है, डायजेपाम एंड लोराजेपाम। ये क्या है, कौन से ग्रुप की ड्रग है? बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की ड्रग है। कौन से ग्रुप की ड्रग है? बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की ड्रग है। बेंजोडाइजिपिन ग्रुप का अगर टॉक्सिसिटी या ओवरडोज हो जाए तो कौन सी ड्रग देते हैं? हम्म, कौन सी? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। फ्लूमाजेनिल है या फ्लूमेनिजिपाम है? हाँ फ्लूमाजेनिल देते हैं। बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट कौन है? फ्लूमाजेनिल है। ये फार्मा में पढ़ोगे वैसे तुम। पेशेंट एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तुमको मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, उस कंडीशन में ड्रग्स प्रेस्क्राइब थी जो पीआरएन लिखा था प्रीवियस ऑर्डर, उसको फॉलो करके ड्रग दी जा सकती है। ओ भाई पहलवान, क्रीम कलर शर्ट बात काय करो बेटा। हम्म, है कुछ कहना चाह रहे हो क्या? उधर आऊंगा तब कह देना, आपस में मत कहो। इसके अलावा रेजिस्टेंट की पॉलिसीज क्या क्या है? तो कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर रजिस्टरिंग द पेशेंट फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। कंसेंट बहुत जरूरी है। कंसेंट एक बार लिया, वैलिड फॉर 24 आवर्स, वैलिड फॉर 24 आवर्स। इसका मतलब ये नहीं भाई एक बार कंसेंट ले लिया और 7 दिन तक उसके हाथ पैर बांध के पटक रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हर हवाली ऑब्जर्वेशन करके देखना है, रीअसेस करना है, नीड फॉर रेजिस्टेंट और एनी कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम रेजिस्टेंट, उसको असेस करते रहना है। डॉक्टर ऑर्डर शुड बी टेकन ईच टाइम फॉर रेजिस्टेंट, फॉर कंटीन्यूअस रेजिस्टेंट ऑर्डर शुड बी रिवाइज्ड इन एवरी 12 आवर्ली। अगर लगातार करना है तो एवरी 12 आवर्ली असेस रीअसेस करना है और कंसेंट लेना है। अगर किसी को लगातार रेजिस्टेंट की जरूरत है 2-3 दिन तक, तो हर 12 घंटे बाद रीअसेस किया जाएगा, रीअसेस करके वापस कंसेंट लिया जा सकता है या डॉक्टर्स ऑर्डर लिया जा सकता है। इन बात का ख्याल रखना है। सिंपल सी बात है, कंसेंट लेना है। सबसे बड़ी बात क्या है? कंसेंट लेना है। एक बार कंसेंट लिया इसका मतलब वो 24 आवर्स तक तो वैलिड है। अगर कोई पेशेंट को कंटिन्यूअसली रीस्टेंट की जरूरत है, कंटिन्यूअसली रीस्टेंट की जरूरत हो, तो रिवाइज करना है डॉक्टर ऑर्डर को एवरी 12 आवर्ली रिवाइज करना है। क्योंकि पेशेंट का स्टेटस चेंज हो सकता है उसको रीस्टेंट की जरूरत ना पड़े, तो एटलीस्ट 12 आवर्ली रीएवैल्यूएट होगी उसकी कंडीशंस, उसके बाद डॉक्टर का ऑर्डर रीस्टेंट का लिया जा सकता है। हम्म, कंसेंट अटेंडर ही लेगा ना, और कौन देगा? ऐसा नहीं। एक बार किसी ने पेशेंट ने एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर शो कर दिया, तो एक बार हमने तो कंसेंट ले लिया, डॉक्टर का तो ऑर्डर हो गया। एक बार जो कंसेंट लिया वो 24 आवर तक वैलिड है। अगर किसी पेशेंट को लगातार 3-4 दिन तक रीस्टेंट की जरूरत हो, तो हर 12 घंटे बाद एक बार रीअसेस करनी है सिचुएशन और फिजिशियन ऑर्डर वापस लेना है, बस ये बात है। लिख लिया? तो गुस्सा गुजर काहे चल रही है, कुछ कह रहे हो क्या? हम्म, कोई समस्या है क्या? तो बातें क्या निकल रही है आपस में? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे भी बताओ। अब हो गया? तो मुझे नहीं बता रहे, ये गलत बात है ना भाई। मैं तो तुम्हें इतनी देर 2 घंटे तक बातें बताता हूँ। रेजिस्टेंट के टाइप्स में देखा जाए तो केमिकल रेजिस्टेंट है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट है और फिजिकल रेजिस्टेंट है। केमिकल रेजिस्टेंट नाम से दिख रहा है, ड्रग्स देंगे। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट में सेक्लूजन डालेंगे। और फिजिकल रेजिस्टेंट में हाथ पैर बांधेंगे, हाथ पैर को टाई करेंगे। अलग अलग तरह के रेजिस्टेंट देखेंगे फिजिकल में हम। केमिकल रेजिस्टेंट जिसमें ड्रग्स द्वारा पेशेंट बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था, एग्रेसिव वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा था, डायजेपाम दिया, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा, सो जाएगा, उछल कूद हो जाएगी, शांत एकदम। तो ये तो हो गया केमिकल रेजिस्टेंट। अब फिजिकल रेजिस्टेंट और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट कैसे करोगे? बहुत भयंकर भाग दौड़ कर रहा, चीजें इधर उधर तोड़ रहा, पेशेंटों को, साइड वाले पेशेंटों को पीट दे रहा है, कभी उसका सामान फेंक दे रहा है, क्या करेंगे? अकेले कमरे में डाल देंगे, अकेले कमरे में डाल देंगे, ये सेक्लूजन हो गया। थर्ड वाला है फिजिकल रेजिस्टेंट। फिजिकल रेजिस्टेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंट आते हैं। ज्यादा हाथ हिला रहा है, हाथ बांधेंगे, पैर हिला रहा है, पैर बांधेंगे। अलग अलग तरह के रेजिस्टेंट दिखाएंगे इसमें हम, जिसमें जैकेट से लेके मिटन से लेके कई तरह के हैं। हम्म, लिख ली 3 लाइन? ओ, ले, क्या लिख रहे हो इतना इसमें? तो फिर वो क्या किया? फिजिकल रेजिस्टेंट, जिसमें सबसे पहले मम्मी रेजिस्टेंट, नाम देखो, एल्बो रेजिस्टेंट, रिस्ट रेजिस्टेंट, मिटन रेजिस्टेंट, जैकेट रेजिस्टेंट और सेफ्टी बैंडेज, ये इतने सारे नाम हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंट। कुछ भी आए तुमको ये पता होना चाहिए। मम्मी रेजिस्टेंट कैसे होता है? हाँ, ग्लव्स पहनाने वाला मिटन है। हाँ, लपेट देना। अरे हाथ यूं करके अंदर लपेट दिया टॉवल में, अब कहाँ हिलेगा? वो मेनली छोटे बच्चों को ही कर सकते हैं, बड़े ऊँटों को और गधों को नहीं किया जा सकता उससे। नाम से दिख रहा है एल्बो वाला एल्बो रिस्ट है, रिस्ट वाला रिस्ट के लिए है, मिटन वाला हाथ के लिए, हाथ में ग्लव्स पहना देंगे, है? जैकेट वाला एक जैकेट पहना देंगे, हिल नहीं पाएगा, हाथ भी नहीं ला पाएगा, है? और सेफ्टी बैंडेज में पूरा बांधेंगे, बेड के यहाँ हाथ के ऊपर और पेट के ऊपर ऐसे एक पट्टा बांधेंगे, जिससे करवट भी नहीं ले पाएगा, हाथ भी ऊंचे नहीं ला पाएगा। अभी दिखाएंगे फोटो।
ये देख लो, wrist resistant। हाँ, एक ना एक आवाज जरूर आती है। लिख भाई, लिख लिख। अरे लिख लो, हो गया होगा। wrist resistant नाम से दिख रहा है कि बहुत सारी ट्यूबिंग्स है, लाइंस है, बार बार हाथ हिला रहा है, जो फ्लूइड जाना था वो जा नहीं रहा है, या हिलाने से रिमूव हो सकता है, ट्यूबिंग हो सकती है, तो इसके कारण हम क्या करेंगे, wrist resistant का अप्लाई किया जा सकता है। नाम से दिख रहा है wrist resistant, जिसमें अगर आईवी लाइन और ट्यूबिंग्स हो wrist में तो इसको बांधना है। दूसरा, ये मम्मी resistant, ये तुम्हारे काम का नहीं है। अब तुमको मम्मी इस टावल से, क्या बड़े गधों को कोई नहीं बांध सकता रस्सी से, तुम्हें तो चैने लानी पड़ेगी बड़ी बड़ी, उससे बांधे हैं, इससे तुम नहीं रह पाओगे हैं। बेडशीट फाड़ दो, तुम इससे नहीं होगा मामला। तो ये फोटो आ जाए तो पहचान लोगे। हाँ ठीक है। मम्मी रिस्टैंड के पर्पस लिख लो, immobilize the arm and leg for a period of time, या फिर during examination and treatment of head and neck, और during puncture of jugular vein। छोटे बच्चों में स्पेशली हेड एंड नेक का एग्जामिन करना है, तो बार बार कभी पैर ऊपर ला रहा है, कभी हाथ ला रहा है, तो ये रिस्टैंड लाके कर सकते हैं। या फिर जुगलर वेल से कोई सैंपल ले रहे हैं, असेस कर रहे हो, उस टाइम भी मम्मी रिस्टैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब तुम भी ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो तुम्हारे भी कोई तरह का रिस्टैंड लगाएंगे, पर तुम्हारे रिस्टैंड कौन सा लगाना पड़ेगा, माउथ रिस्टैंड, माउथ गैग लगाने पड़ेंगे तुमको, काले वाले माउथ ब्लॉक। उससे रिस्टैंड नहीं, उससे तुम हाइपर एक्टिव एग्रेसिव वायलेंट हो जाओगे, मालिक से तुम शांत नहीं हो पाओगे। अरे ज्यादा पी के भी तकलीफ ही दोगे ना, ऐसे थोड़ी है कि उससे तुरंत नींद आ जाए, वो तकलीफ करके नींद देता है। हुँ? चलो छोड़ो मालिक का डिस्कशन अभी नहीं, तुम्हारे जॉब के बाद। ये क्या था, वर्बल डायरिया ना हो, है जिसको बोलते हैं हम लोगोरिया, क्या बोलते हैं, हाँ वो ना हो। दस्त हमेशा खराब होती है, चाहे वो वर्बल हो या दूसरी वाली हो, है ना, वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करती है, इसलिए वर्बल डायरिया पे थोड़ा कंट्रोल करें, लिमिट अच्छी है ना बेटा। चलो, वर्बल डायरिया क्या बोलते हैं, लोगोरिया क्या बोलेंगे। हाँ अरे मैंने टाइम बताया रे। हो गया, 3 लाइन लिखे कि मम्मी रेजिस्टेंट का मतलब यही है भाई, शोल्डर के साथ हाथ वाथ पैर सब लपेट दिए टॉवल में, अब सिर्फ गर्दन बाहर है, तो गर्दन का एग्जामिनेशन करने के टाइम पे यूज किया जा सकता है, स्पेशली बच्चों में। अब फिर आ गया, क्या हुआ रे, है कहाँ पे, है कॉल आया किसी का, कौन है वो मूर्ख गधा या गधी है कोई, कौन है, तुम हो, तुम शक्ल से तुम लग रहे हो मुझे, तुम ही हो, मतलब यूनिटी कितनी है कोई नाम नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं करते बेटा, साइलेंट में रखा करो। नेक्स्ट इज एल्बो रिस्टेंट, एल्बो रिस्टेंट नाम से दिख रहा है एल्बो रिस्टेंट है। द रिस्टेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एंड होल्ड द एल्बो इन एक्सटेंडेड पोजीशन। एल्बो को सीधा रखना हो, कोई ग्राफ हुआ हो, फ्लेक्स नहीं करना है किसी भी हाल में, सीधा ही रखना है, तो एल्बो रिस्टेंट का यूज किया जा सकता है। या फिर कोई ऐसी फेशियल सर्जरी टाइप कुछ हुई हो ताकि हाथ बार बार बच्चा मुंह पे ना लाए, मुंह पे लाए ला, जब फोल्ड नहीं होगा तो मुंह पे ला नहीं पाएगा, जब हाथ फ्लेक्स नहीं होगा तो हेड एंड नेक पे और फेस पे हाथ आ नहीं पाएगा, उस सिचुएशन में भी कर सकते हैं। प्लास्टिक एल्बो रिस्टेंट, एल्बो कफ एंड वेल पैडेड वुडन स्प्लिंट कैन आल्सो बी यूज्ड। प्लास्टिक का रेडीमेड आता है, या फिर लकड़ियां बांध दी ऊपर नीचे वुडन का, वो वाला बांध के भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ सिंपल मकसद इतना ही है कि हाथ फ्लेक्स करके ऊपर ना आए, किसी भी हाल में हाथ ऊपर ना आए, इसके लिए एल्बो रिस्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर तुमको ऐसा फोटो देखा हुआ मिल जाए कोई बच्चा या बड़ा, तो तुम समझ जाना ये एल्बो रिस्टेंट है। कौन सा है, एल्बो रिस्टेंट। कल तुम लिख नहीं रहे हो, लिख लिया वेरी फास्ट, बहुत स्पीड है, मैं आएगा उधर देखेगा। क्या हो गया भाई, अरे लिख लिया क्या, लिख लिया, हो गया ठीक है, देखो अब अगला मिटन वाला रिसेंट है, फोटो दिखाने के लिए था वो, तुम्हारे ही कराने के लिए था फोटो ओनली। मिटन और फिंगर रिस्टेंट बोल सकते हो, मिटन और फिंगर रिस्टेंट, जिसमें एक पूरा ग्लव सा मोजा पहना दिया है हाथ में, अब उंगलियों का और अंगूठे का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो मिट्स आर यूज्ड फॉर इन्वेंट टू प्रिवेंट सेल्फ इंजरी बाय हैंड्स इन केस ऑफ बर्न, फेशियल इंजरी और ऑपरेशन, एक्जिमा ऑफ फेस और बॉडी, कि बार बार कोई सर्जरी भी हो, कुछ इंजरी ना कर ले खुद के हाथ से, क्लेप लिप क्लेप पैलेट सर्जरी हो रखी हो, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिटन कैन बी मेड wrapping a child hand in a gauze with a little bag putting over the baby hand or tie it on the wrist, ये बना भी सकते हो, गॉज भी पूरा wrap करके और बांध दिया, या एक थैली पहना के बांध दिया, बन गया देसी मिटन रिस्टेंट। तो सिंपल सा मकसद है, हाथों की उंगलियों का और हाथ का इस्तेमाल करते हुए कोई फेशियल इंजरी हो रखी हो या बर्न हो रखा हो या कोई सर्जरी हो रखी हो, उस सिचुएशन में स्क्रैच ना करें।
स्पेशली नए बच्चे भाई, तुम्हारी बहुत चिंता है हमको, तुम घबरा बहुत रहे हो आजकल, हमने सुना है ऐसा। घबरा रहे हो तुम बहुत। घबराहट किस बात की है? अरे अभी आए हो, आते ही थोड़ी सीख जाओगे सब। 4 साल नर्सिंग की, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया, परसेंटेज भी 70 बन गए तुम्हारे, हैं? तो उसमें कम पढ़ाई हुई, उसी का तो रिवीजन अब करना है, तो वक्त लगेगा ना थोड़ा। कोई बच्चा आता है 10 दिन हो गए कुछ हो ही नहीं रहा है, तो 10 दिन में थोड़ी होगा यार कुछ। 4 साल की पढ़ाई है, 10 दिन में क्या पता चलेगा? तो टाइम दो खुद को और पढ़ते रहो, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हमेशा स्टार्टिंग करते टाइम हर काम मुश्किल लगता है, समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इजी हो जाएगा। तो रिलैक्स रह के पढ़ते रहो, सब अच्छा होगा। लिख लिया भाई मिटन वाला? नहीं हुआ? अरे हाथ की उंगलियां बांधनी है, ग्लव जैसी चीज पहना देनी है, जिससे कोई सर्जरी हो रखी हो, कोई इंजरी हो रखी हो, उसको और स्क्रैच करके इंजर्ड ना करे, इसके लिए बच्चों के हाथ में ये लगाया जाता है। अब तुमने मुंह से लिखना चालू किया है। हम्म हाथ में क्या ये लग गया मिटन? नहीं हुआ? तुम बोलने लगते हो तो मुझे लगता है हो गया। कहे तालियां बजा रही हो भाई? अब हो गया है ना? ये ऐसा ही क्लोजर फोटो है। अब आ गया आपका जैकेट रिस्ट्रेंट। जैकेट पहन के स्ट्रैप लगा दिया, बेड से पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा। जैकेट पहना के लेटा दिया गया है। अब मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पर्पस जैकेट रिस्ट्रेंट के फोटो मन में लिख लो, जैकेट नाम से दिख रहा है यानी कि कोई जैकेट है जिससे पेशेंट की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो हेल्प द बॉडी बेबी और बड़ा रिमेन फ्लैट इन द बेड और इन सुपाइन पोजीशन। जैसे किसी को सीधा लेटा के रखना है तो जैकेट पहना के स्ट्रैप लगा देंगे तो करवट नहीं ले पाएगा, यानी कि किसी भी पर्सन को सुपाइन पोजीशन में मेंटेन कराने के लिए यूज किया जा सकता है जैकेट रिस्ट्रेंट का। इसके अलावा क्योंकि रिस्ट्रेंट कॉमनली बेबीज में ही होता है इसलिए बेबी बेबी लिखा हुआ है, और तुम लोगों को भी बेबी बेबी वर्ड पसंद है इसलिए मैंने भी यही स्लाइड ली है ना। टू प्रिवेंट द बेबी फॉलिंग फ्रॉम हाइट और चेयर, बेड से गिर ना जाए इसके बचने के लिए भी ये लगाया जा सकता है कि पेशेंट बेड से ना गिरे, उसके लिए भी जैकेट रिस्ट्रेंट का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें क्या चांसेस ज्यादा है? चांसेस ऑफ स्ट्रंगुलेशन विद जैकेट रिस्ट्रेंट। बड़ों को कुछ नहीं होगा, छोटा बच्चा उलझ सकता है इसके अंदर है, बार बार इधर उधर हिलने डुलने की कोशिश करी, ट्विस्ट हो गया तो स्ट्रंगुलेट हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, उल्टा होकर जैकेट में टाइट हो गया और सांसें रुक सकती है फिर। तो ये है कि इसका ये ध्यान रखना है कि स्ट्रंगुलेशन हो सकता है छोटे बच्चों में। तो जैकेट रिस्ट्रेंट एक जैकेट जैसी चीज पहना दी जाती है और बेड के स्ट्रैप बांध दिया जाता है जिसमें पेशेंट को एक ही पोजीशन में मेंटेन रखना है, स्पेशली सुपाइन पोजीशन में। बाकी इसका इस्तेमाल पेशेंट को बेड से गिरने में प्रिवेंट फ्रॉम फॉल के लिए भी किया जा सकता है। दो ही बातें लिख लो। तो मम्मी रिस्ट्रेंट हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, मिटन हो गया, और ये कौन सा है? जैकेट रिस्ट्रेंट हो गया। रिस्ट्रेंट हो गए खत्म। अब करेंगे सिकाई। शुद्ध भाषा में कहा जाता है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन को क्या? गर्म सेक या ठंडी सेक करना। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। तो बेसिक प्रिंसिपल हॉट एप्लीकेशंस का क्या है और कोल्ड एप्लीकेशन का क्या है? हॉट एप्लीकेशन हमेशा वैसो डायलेशन करेगा, कोल्ड एप्लीकेशन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। इमीडिएटली इंजरी के बाद हमेशा क्या लग अप्लाई करेंगे? कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि इंजरी हो रही है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है, अगर तुमने हॉट कर दिया तो और ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, इसलिए हमेशा इमीडिएटली आफ्टर ट्रॉमा और इंजरी कोल्ड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 डेज बाद हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। कभी भी कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी स्ट्रेन स्ट्रेन हुआ हो तो एटलीस्ट फर्स्ट 2 to 3 डेज कोल्ड एप्लीकेशंस होगा, उसके बाद हॉट एप्लीकेशंस किया जा सकता है। ये बेसिक बात। अब चले आगे। तो हॉट एप्लीकेशंस क्या है? कि एप्लीकेशन ऑफ एन एनी एजेंट जिसका टेंपरेचर वार्मर देन बॉडी हो, वार्मर देन बॉडी हो। हॉट एप्लीकेशन कब लगेगा? जब किसी चीज को हम बॉडी पे अप्लाई करेंगे और उसका टेंपरेचर हमारी बॉडी के टेंपरेचर से ज्यादा होगा, बॉडी के टेंपरेचर से ज्यादा होगा। या ये हॉट एप्लीकेशन ड्राई हो सकती है या मॉइस्ट हो सकती है। ड्राई हीट का मतलब क्या है? ड्राई हीट का मतलब क्या होगा कि कोई फ्लूइड और लिक्विड स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब ड्राई हीट का इस्तेमाल किया जाएगा, एप्लीकेशन किया जाएगा, तो किसी भी तरह का लिक्विड फॉर्म या वाटर फॉर्म स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। मॉइस्ट हीट में क्या होगा? फ्लूइड और वाटर डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में होगा, फ्लूइड और लिक्विड डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में होगा। लिखो। Hot applications, application of any agent warmer than body temperature. It can be either dry form or in moist form, in dry form there is no contact of liquid or water with the body surface, and in moist form there is direct contact with liquid water with the body surface. ये बात है इसके मीनिंग के बारे में। कौन कौन से टाइप्स होंगे, ड्राई हीट के कौन से होंगे, मॉइस्ट के कौन से होंगे, टेम्परेचर अलग अलग क्या हो सकता है, और कौन कौन से तरीके की मॉइस्ट हीट दी जा सकती है, उसके टाइप्स अपन देखेंगे सारे। ये लिख जाओ तो आगे चले। हो गया क्या? नहीं हुआ नहीं, अभी कई धीमी गति के समाचार कई है इधर। पर्पज क्या हो सकता है? हॉट एप्लीकेशंस का पर्पज टू रिलीव पेन एंड कंजेशन, पेन और कंजेशन को रिलीव करेगा। किसी एरिया को गर्म करना है, टू प्रोवाइड वार्मथ
तो हॉट एप्लीकेशन दी जा सकती है। हीलिंग को प्रमोट करना है क्योंकि वेसोडाइलेशन करता है, ब्लड सप्लाई और सर्कुलेशन बढ़ाएगा जिससे हीलिंग प्रमोट होगी, उस कंडीशन में किया जा सकता है। इसके अलावा मसल टोन को ये हमेशा डिक्रीज करता है। इसके अलावा एक्सुडेट को सॉफ्ट करना है, कोई वुंड है उस पे हार्ड एक्सुडेट जमा हुआ है, हॉट एप्लीकेशंस करेंगे तो क्या होगा, जो एक्सुडेट जमा है, मॉइस्ट हीट अप्लाई करते हैं एक्सुडेट पे हमेशा, तो मॉइस्ट हीट अप्लाई करेंगे तो जो एक्सुडेट जमा है वो गल के सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा इंक्रीज O2 कंजप्शन, इंक्रीज O2 कंजप्शन वेसोडाइलेट करता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में लोकली ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा। हम्म, क्या कह रही चुपके से? कुछ नहीं, बिना कुछ कहे तो ऐसे हॉट कैसे हिल रहे थे, कुछ तो कहा है। तो हॉट एप्लीकेशंस के पर्पस क्या हो सकते हैं भाई? पेन को रिलीव करेगा, सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ाएगा, एक्सुडेट और वुंड को क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा, एक्सुडेट और वुंड्स को सॉफ्ट करेगा, ये सारे पर्पस हो सकते हैं और हीलिंग को प्रमोट करेगा। बस लिखिए, लिखे। अब हॉट एप्लीकेशंस के क्लासिफिकेशन में देखें, लोकल ड्राई हीट के अंदर क्या क्या आएगा। तो लोकल ड्राई हीट में हॉट वाटर बोटल्स आएगी। हॉट वाटर बोतल का टेम्परेचर पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो याद रखना है 120 से 140 डिग्री फ़ारेनहीट हो सकता है। फिर इंफ्रारेड रेज हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, हीटिंग लैंप हो सकता है, हीटिंग लैंप हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्रैडल्स हो सकते हैं। ये किसके एग्जांपल है? ड्राई लोकल हीट के। ड्राई लोकल हीट तो नाम से दिख रहा है, ड्राई लोकल हीट का मतलब है डायरेक्ट फ्लूइड स्किन के कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट लिक्विड और फ्लूइड और वाटर स्किन के कांटेक्ट में नहीं है, इसको हम ड्राई कहेंगे। ड्राई किसको कहेंगे? जिसमें पानी नहीं, वो ड्राई है। तो यहाँ पानी के बिना वाली हीट है, बिना पानी वाली हीट है ये। जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, हम्म, अभी वाली गर्मी कैसी है? हाँ, ड्राई हीट है। मॉइस्ट हीट अभी बारिश होते ही मॉइस्ट हीट शुरू होगी, जिसमें ह्यूमिडिटी होगी। अभी तो कूलर ठंडा कर रहा है, उसके बाद चिपचिपा करेगा, यानी कि बैठे बैठे पसीने से भीगोगे, वो वाली हीट आनी बाकी है। ये कुछ लिख लिया गया। ड्राई लोकल हीट का एग्जांपल और मीनिंग समझ में आ गया। ड्राई मतलब नो लिक्विड और वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन, कोई स्किन के साथ लिक्विड और वाटर का कांटेक्ट नहीं है, इसलिए ये ड्राई हीट है। इसके एग्जांपल्स में हॉट वाटर बॉटल्स, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज और इलेक्ट्रिक कैंडल, हीटिंग लैंप्स, ये सब किसके एग्जांपल है? ड्राई हीट के है। इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ड्राई हीट। तो आपको एग्जांपल याद रखने होंगे, एग्जांपल याद रखने होंगे। हॉट वाटर बॉटल का टेंपरेचर पूछा जाए तो 120 से 140 याद रख लोगे। मॉइस्ट हीट के एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स, क्या खाया भाई? कौन सा चूर्ण खाइए? कायम चूर्ण नहीं। मॉइस्ट हीट के एग्जांपल्स, हॉट कंप्रेशंस जिसमें वार्म सोक्स हो सकता है, जिसको लोकल बात बोलेंगे, हॉट फर्मेंटेशन हो सकता है, स्ट्यूब्स हो सकते हैं, पोल्टिसेज हो सकती है जिसको हम कैटाप्लाज्म कहेंगे, और पैराफिन बात हो सकता है, और पैराफिन बात या फिर सीड्स बात। सीड्स बात का टेंपरेचर 1 से 10 से 115 डिग्री, और ये 15 से 30 मिनट कितना पता है? ड्राई एंड मॉइस्ट हीट के एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर। हम्म, सब बताएंगे अभी वन बाय वन, इसके अंदर भी लिखेंगे। मैंने पहले बोला था मुंह धो लेते हैं, अभी नींद आ रही है, अब जा रही है। हाँ, 1 घंटा सो के। मैंने आते ही बोला था मुंह धो ले चली जाओ, नींद आते तो सो रही थी, अब 1 घंटा और सोई और अब गई है। ठीक है। हम्म, कल सुबह नहीं आना है, दोपहर में आना है, 2 बजे। क्या इसमें ताली की क्या बात है? इसमें ताली जैसी कोई बात नहीं थी, है? अच्छा, तुमको सुबह सुबह नहीं आना है इसलिए, ठीक है, हो गया। लिखो लिखो लिखो, चर्चा ना करो कि कल सुबह क्यों नहीं आना है, उस पर चर्चा नहीं करनी है। कल सुबह नहीं आना है मतलब 2 बजे आना है। अब पहला ड्राई हीट देखेंगे, क्या रह गया? अबे क्या रह गया जो इतना लंबा राग लाई हूँ सर? अड़ोस पड़ोसी में झांक लो, वैसे तो झांक रहे हो, एक लाइन देख के लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? वैसे झांक रहे हो तीन नजरों से, तो मैंने देखा। ड्राई जनरल हीट में देखे, सन बाथ। अपने यहाँ सन बाथ लेने की जरूरत नहीं होती, विदेशी लोगों में जहाँ धूप निकलती नहीं है, साल में 2-3 महीने धूप आती है, फिर वो धूप ही खाते हैं 3 महीने तक, पड़े रहते हैं, धूप में ही पड़े रहते हैं। यहाँ सन बाथ की जरूरत नहीं है, 5 मिनट यूं धूप में बाहर जाके आ जाओ, अपने आप बात हो जाएगा है। ब्लैंकेट बात, भाई साहब कैसे कैसे बात है देखो। इलेक्ट्रिक क्रेडल्स, वो लोकल थे, ये जनरल है। लोकल का मतलब छोटा एरिया कवर करेगा, ये जनरल है यानी कि बॉडी का बड़ा एरिया कवर होगा, बड़ा सरफेस एरिया इसमें कवर होगा।
ब्लैंकेट बाथ में क्या होगा? हाँ, गर्म कंबल। तुम लोग जो सर्दियों में लेते हो ब्लैंकेट बाथ, है ना, नहाने की क्या जरूरत है? नहीं, कंबल ओढ़ के नहाना नहीं है भाई। अरे 4 लाइन है, देखो कितनी छोटी छोटी, इसे यूं यूं मत जाको, सीधा सीधा लिखो ड्राई जनरल हीट का एग्जांपल, सन बाथ, ब्लैंकेट बाथ, इलेक्ट्रिक केटल्स। 3 ही तो पॉइंट है। मॉइस्ट जनरल कैसे होंगे? स्टीम बाथ। ये पॉइंट बिल्कुल ख्याल में रखना है हमेशा कि हॉट एप्लीकेशंस 20 से 40 मिनट तक देना है, उसके बाद रोक देने का है, उसके बाद रोक देना है, अदरवाइज सेकेंडरी इफेक्ट आता है, और सेकेंडरी इफेक्ट जो प्राइमरी इफेक्ट है उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। बॉडी सोचेगा ये क्या हो रहा है, रख के भूल गया, तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, और कंपनसेट करने में जो एक्शन होता है उसका हमेशा अपोजिट रिएक्ट करेगी बॉडी। तो वो ध्यान रखना है। रिकवरी टाइम ऑफ 1 आवर मस्ट बी अलाइव, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लगातार हॉट एप्लीकेशन कितने मिनट तक दे सकते हो? 20 से 40 मिनट देना है। अगर तुमको लगातार 2 घंटे तक देना है तो 20 से 40 मिनट देके बीच में रिकवरी पीरियड देना है। कंटिन्यूअस चलते रहना है, तो मतलब हमेशा 20 से 40 मिनट तक सिकाई कर दी गर्म, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक दिया, उसके बाद वापस कर सकते हो, उसके बाद वापस कर सकते हो। तो 1 आवर का रिकवरी टाइम देना है, अदरवाइज सेकेंडरी इफेक्ट जो होगा वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि प्राइमरी इफेक्ट क्या है हॉट एप्लीकेशन का? वैसो डायलेशन है, वैसो डायलेशन है, तो सेकेंडरी इफेक्ट आ जाएगा, और सेकेंडरी इफेक्ट में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और ये ऐसा इसलिए होगा कि बॉडी कंपनसेट करेगी कुछ देर तक, तो प्राइमरी में चलेगी चलेगी चलेगी, और जब हद पार हो जाएगी उसको लगेगा ये तो जला ही डालेगा, है ये तो इतना देर से गरम गरम हवा आ रही है, गरम गरम रख दिया है, मामला कुछ गंभीर हो सकता है, लड़ो अभी से, तो उसका अपोजिट इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट लाएगी बॉडी कंपनसेट करने के लिए। हम्म क्या करोगे? हम्म। तो सिंपल सी बात है, याद रखना जब भी हॉट एप्लीकेशन का यूज करेंगे 20 से 40 मिनट तक दे सकते हो। 1 आवर का गैप देना है, अगर 40 मिनट तक हो गया है उसके बाद अगर वापस रीयूज करना हो तो देयर इज गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव हॉट एप्लीकेशंस, वो कितना होना चाहिए? 1 आवर का गैप होना है। हो गया लिख के? हो गया था? नहीं? अबे हाँ ना क्या बोल रहे हो यार, तुमसे पूछना ही बेकार है, तुमसे पूछना ही बेकार है, ये सच है ना? सबने लिख लिया, ऐसे ही मजे ले रहे हो तुम? अब नहीं सुनेंगे, अब मैं नहीं सुनेगा। हॉट वाटर बॉटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कलर की पाई जाती है, लड़कियों के लिए भी ये कलर है इसमें देखो, और जो सबसे सड़ेला कलर होगा वो लड़कों को देंगे। चलो, काला। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कितनी फिल करनी है, फिल 2/3, 2/3 से लेके हाफ तक फिल किया जा सकता है बोतल को वार्म वाटर, एंड रिमूव एयर एट द टॉप सो दैट द बैग इज इजी टू मोल्ड अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट्स। कंप्लीटली फुल करके इतना टाइट कर दिया है कि यहाँ कोनी पे हॉट एप्लीकेशन लगानी है, तब इतनी टाइट है तो कोनी पे हॉट एप्लीकेशन, जैसे मान लो ये बैग है, अब ये एकदम फुल भरी हुई है, ये मोल्ड नहीं हो सकती, यानी कि बेंड नहीं हो सकती, तो पूरा बैग ऐसा भर के यूं लगाओगे, कितनी सी हीट अप्लाई हुई? अगर हवा कम होगी तो हीट अप्लाई ऐसे होगी, तो बैग को इसलिए हमेशा 2/3 से लेके हाफ तक ही भरना है, और हवा निकालनी है जब ढक्कन लगाओ उससे पहले ऊपर की हवा को निकाल के ढक्कन लगाना है, नहीं तो हवा से भी गुब्बारा फुला हुआ ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। कवर ए बैग विद द टॉवल, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे बर्न हो सकता है, इसलिए हमेशा टॉवल में अंदर कवर करना है, और इसका टेम्परेचर भी कवर करने से ये धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। इस बैग को कितने टाइम तक रख सकते हो? 20 to 30 मिनट तक रख सकते हैं, 20 to 30 मिनट तक रखा जा सकता है। तो हॉट वाटर बोतल जिसका टेम्परेचर कितना है, पहले लिखा है ना गधों, हाँ 120 से 140, 120 to 140 डिग्री फैन हीट। वहां नहीं लिखना है, यहाँ लिख लो, लिख लिया वहां, पर यहाँ भी लिख लो, लो अलग अलग कलर की बोतलें जरूर बना ले। लिख लिया? शाबाश, बहुत तेज बच्चे हैं कुछ तो, और कुछ कछुए हैं, कछुआ। पर कोई बात नहीं, कछुए को भी घबराने की जरूरत नहीं है, कछुआ भी रेस जीता है, जीता था ना कहानी में? नहीं जीता था? भाई तुम्हारी मर्जी, नहीं जीता था तो हो गया। तो हॉट वाटर बोतल जिसका टेम्परेचर 120 से 140 रखना है, इसको 2/3 से हाफ फिल कर देने का है, हवा निकाल देनी है, ताकि इजीली बॉडी पार्ट्स के अनुसार मोल्ड किया जा सके, और इसको 20 से 30 मिनट तक अप्लाई किया जा सकता है। इतनी बात है इसके बारे में। ये कौन है? ये हॉट पैक है, केमिकल हीटिंग पैक है। ये क्या है? केमिकल हीटिंग पैक है। ये रेडीमेड आता है, इसको गर्म पानी में डुबो के रखेंगे तो इसका जो केमिकल है वो मेल्ट हो जाएगा, और फिर इससे करेंगे हॉट एप्लीकेशंस। तो these packs are designed to maintain a constant temperature between 40 डिग्री to 46 डिग्री Fahrenheit for 30 minutes to 1 hour। ये ऐसे पैक्स अवेलेबल है रेडीमेड मार्केट में जो लगातार इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे 40 से 46 डिग्री फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर, फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर। इसमें मेनली जो कंटेंट होता है, केमिकल होता है, उसका नाम सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है। इसको यूज करने का तरीका क्या है? इसको यूज करने का तरीका क्या है कि गर्म पानी में डुबो रखेंगे, या फिर पानी लिया बाउल में और इसको अंदर रखा, 10 से 15 मिनट तक पानी को बॉईल किया, तब वो केमिकल एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर जब वो एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो गर्म रहेगा कितना? 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वो गर्म रहेगा। हम्म हाँ बताओ। प्रेस करके तोड़ दो, या फिर हीट वाले अलग अलग कंपनी मेड है, कईयों में ऑटोमेटिक जो इसका टेम्परेचर है इस टेम्परेचर तक पहुंचेगा तो अपने आप फूट जाता है।
तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग है, कईयों में तुम प्रेस करके पहले फोड़ दो, कईयों में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री पानी में उबालना चालू किया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, अपने आप फूट जाएगा। कई स्कीमें हैं, वो मायने नहीं रखता कि फोड़ना है कि नहीं, तुम सिर्फ इतना याद रखो कि इसको पहचान लेना है, ऐसा कोई फोटो वोटो आ जाए तो, और केमिकल का नाम क्या है वो याद रख लेने का है, टेम्परेचर कितना है वो भी याद रखना है। अंदर एक छोटा सा पाउच जिसको डिस्क बोल सकते हो, उसको प्रेस करोगे तो ये उसमें से ये सोडियम एसिटेट निकल जाएगा। ये कंपनी कईयों में ऐसा आता है, कईयों में 40 डिग्री टेम्परेचर तक बॉईल होते ही अपने आप रिलीज हो जाएगा। और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं एक बार गर्म होने के बाद 30 मिनट से लेके 1 आवर तक अप्लाई किया जा सकता है। हो गया तो सबके, तो बड़े तेज निकले इस बार तुम, उम्मीद से कहीं ज्यादा। इंफ्रारेड लैंप आ गया है, ऐसा होगा इंफ्रारेड लैंप, इंफ्रारेड लैंप है जिससे इंफ्रारेड निकलेगी, रेडिएंट एनर्जी है ये। इसमें दो तरह के, एक ल्यूमिनस दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वाला क्या है कि वो सम विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेगा, और नॉन ल्यूमिनस वाला क्या है, फार इंफ्रारेड है, लेस पेनिट्रेटिंग देन ल्यूमिनस है। तो जो आपको दिख रहा है ये ल्यूमिनस वाला है, वो दूसरा वाला नॉन ल्यूमिनेशन वाला है। तो ये सिंपल इतना याद रखना, इंफ्रारेड लैंप है जिससे रेडिएंट एनर्जी निकलती है और इंफ्रारेड रेज से हॉट अप्लाइड होती है, हॉट अप्लाइड होती है। तो ऐसा मशीन दिखा के यूं किया हो तो इसको वेन फाइंडर मत समझ जाना। वेन फाइंडर जब भी आपको दिखाएगा, एक वेन फाइंडर भी आता है कैनुला लगाने के लिए, सैंपल लेने के लिए, एबीसी लेने के लिए, तो वो वेन विजिबल वाला भी मशीन होती है, उसमें हमेशा वेस दिखाई होगी, अगर इमेज में दे रखा होगा तो आपको नीचे वेस दिखाएगा वो हैंड में, तो ध्यान रख लेना, फर्क ऐसा ही है, वो ऐसा ही दिखता है। यूज किया है कभी? किया है? वाह जी वाह। तो तुमसे क्या छुपा हुआ है, सब तुमने देख रखा है, वेन फाइंडर देख लिया मतलब सब कुछ हो गया। चलो चलो, मुंह से ना लिखो रहे, तुम्हारे मुंह का क्या किया जाए? हम्म? है? समोसा ठोस दे मुंह में, तो वो थोड़ी देर में तो घटक जाओगे तुम। समोसे से क्या होगा तुम्हारे ऊँट के मुंह में जीरा, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है 5 मिनट का, उस टाइम भी तुम कचर कचर करोगे, ये बोलने की आवाज की ज्यादा मुंह की आवाज कर दोगे। हाँ? हो गया लिख के? ये इलेक्ट्रिक क्रेडल्स है जिसको हीट क्रेडल्स बोल सकते हो। ये लार्ज बॉडी पार्ट्स को अगर कवर करना हो, लार्ज बॉडी एरिया को हीट देनी हो, तो ये एक लाइट वाला बॉक्स है, ये लाइट वाला एक बॉक्स सा बनाया हुआ है, ये बॉडी के पास रखेंगे, डिफरेंट वोल्ट के बल्ब लगाए जा सकते हैं इसके अंदर। तो द डिस्टेंस बिटवीन एक्सपोज्ड पार्ट एंड लैंप डिपेंड अपॉन द वोल्टेज ऑफ लाइट बल्ब एंड हीट टॉलरेंस। हमेशा कितना दूर रखना है ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितने वोल्टेज का वोल्ट का बल्ब लगाया है उसके अंदर, वोल्टेज के अनुसार बल्ब की डिस्टेंस आगे बताएंगे। तो हीट क्रेडल्स में इतना याद रखना, जब भी लार्ज बॉडी सरफेस एरिया को हीट देना हो या हॉट एप्लीकेशन करना हो, तो उस टाइम पे हमको किसका इस्तेमाल करना है, हीट क्रेडल्स और इलेक्ट्रिक क्रेडल्स का इस्तेमाल करेंगे। Heat cradle, also known as heat cradles, also known as electric cradles. जब भी बॉडी का large surface area, whenever large surface area needs to be covered for heat applications, electric cradle can be used. The distance between heat cradles and body parts depends upon voltage of bulb. Voltage of bulb याद रखना है, बस इतना ही है, चले आगे अब। और भी आ गया, ड्यूरेशन कितना वक्त देंगे, तो 10 to 30 मिनट्स तक रख सकते हैं, 10 to 30 मिनट्स लग सकते हैं। अब ड्यूरेशन 10 to 30 मिनट्स लिखने के लिए सर क्या किस बात की सर है, मन से नहीं लिख सकते इतना ड्यूरेशन, उसके लिए यूं झाकेगी है भाई, सारा तो लिखा हुआ था ड्यूरेशन 10 to 30 मिनट्स, ड्यूरेशन 10 to 30 मिनट्स, तो फिर भैरव सुनाई दिया। हाँ, रिकमेंडेड डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू बल्ब का वोल्टेज, 25 वाट का बल्ब है तो 35 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, 40 का है तो 45 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, और 60 वाट का बल्ब है तो 60 टू 75 सेंटीमीटर बॉडी से दूर रखेंगे। और जो ड्यूरेशन थी वो कितनी थी, 10 टू, हाँ, ये इसलिए वापस बोला कि अभी भी कई लोगों ने लिखा नहीं, वो इधर उधर झांक रहे थे। तो इलेक्ट्रिक क्रेडल को दूसरा नाम हीट क्रेडल्स बोल सकते हो, और जब भी बॉडी के लार्ज सरफेस एरिया को हीट और हॉट एप्लीकेशन करना हो उस कंडीशन में यूज की जाएगी। और इसका जो टेम्परेचर है डिफरेंट वॉट या वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और उसकी डिस्टेंस भी इसी पे डिपेंड करता है। 10 मिनट से 30 मिनट तक अप्लाई किया जा सकता है, और वोल्टेज के साथ तुम्हारे सामने है कि 25 वोल्टेज का बल्ब है तो, हाँ भाई, उंगली, हाँ तो बॉक्सर ही उसको मिटन बोल सकते हो, मिटन ही है बॉक्सर वाला। ट्विस्ट अलग चीज है, बॉक्सर अलग चीज है।
वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड है, अगर फिंगर से कुछ कर रहा है तो बांध सकते हो, अदरवाइज फिंगर काहे बांधेंगे, फिंगर से यूं करके ट्यूब थोड़ी निकाल पा रहा है। हाँ, तो जब रिस्ट बांध के और बेड के बांध दिया तो ट्यूब कहाँ से निकालेगा, किधर निकालेगा, हाथी जब ऊपर आएगा नहीं, ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कैसे बांधेगा, निकालेगा, फिंगर बांध देते हैं अरे बांधना आता ही नहीं है तो कैसे भी बांध देते हैं। हो गया भाई। हम्म, किसका, बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट है बेटा, डाइजिपाम का नहीं, बेंजोडाइजिपिन की ग्रुप ड्रग है, इसका प्लूमाजेनिल, प्लूमाजेनिल। हो गया। ये देखो लहसुन प्याज हल्दी, अदरक भी है, खीरे भी है, हल्दी भी है, ये क्या है, ये पोल्टिसेज और कैटाप्लाज्मा है। सॉफ्ट स्पंजी मास दैट रिटेन इट्स हीट फॉर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम। केरला मसाज आयुर्वेदिक सेंटर थेरेपीज है ये, जहां गर्म सिकाई की जाती है। तो ये हर्बल हर्ब्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ब्स है, हर्बल हॉट एप्लीकेशंस है। ये क्या है, हर्बल हॉट एप्लीकेशंस है, सिंपली इतना याद रख लेना है। या फिर जो हॉस्पिटल में कॉमनली यूज होने वाला, हॉस्पिटल में होता ही नहीं आजकल, स्टार्च पोल्टिसेज यूज करते हैं, जिसमें स्टार्च एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं 8:1 रेशियो में, 8:1 रेशियोज में, और ये 30 से 60 मिनट तक अप्लाई किया जा सकता है। इतनी मेहनत हॉस्पिटल में कोई नहीं करेगा। ये आयुर्वेदिक एंड हर्ब सेंटर पे यूज होने वाला है, जिसमें स्पाइन का पेन, क्रोनिक पेन, अर्थराइटिस पेन, गाउट पेन, इन सब में ये हर्बल वाले बहुत करते हैं, हॉट मसाज, ये वो हॉट एप्लीकेशंस। गए हो कभी, देखा है ऐसा सेंटर? कोई बात नहीं, तो आज सब जाएं, एक अदरक का पीस ले लें, मैस से जाते वक्त हल्दी ले जाएं अगर खरीद नहीं पा रहे हैं तो, एक खीरा ले लें, दही ले लें, कुछ भी ले लें, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, लहसुन ले लें, और उसको ग्राइंड करके पीस के उबाल लें, और उबाल के उसको छान के, उबाल के उसको छान के, और इस कपड़े में ऐसी पोटली जैसा बना ले, पोटली पोटली है ये, वो जो बनी हुई है वो पोटली है, इसी को पोल्टिसेज और कैटाप्लाज्म कहा जाता है। पोटली के बाद जहाँ शिकाई करनी है पोटली को वहां रख दो, या फिर ऐसा करना उसको छान के उसका पानी पी लेना और बाकी का खा लेना। भाई साहब यार, पढ़ क्या रहे हैं, हॉट एप्लीकेशन का टाइप है ना। अरे इसे टाइप ऑफ हॉट एप्लीकेशन, पोटली बना के क्या करोगे उसका, खाओगे थोड़ी, पियोगे थोड़ी, जूस थोड़ी निकाल रहे हो, हॉट एप्लीकेशन करेंगे और क्या करेंगे। गुड क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, पॉलिटिशियन, ठीक है, तुम पॉलिटिशियन याद रखना, बस पहचान लेना, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन को पहचान लेना है, चाहे पॉलिटिशियन समझो या पॉलिटिशियन समझो, कुछ भी समझो। हम्म, हो गया लिखे आप, चलो नेक्स्ट इज स्टोव्स। अभी क्या चाहते हो, जल्दी लिखो रे, ओ गधो खच्चर हो, पीछे बातें ना करो, प्यार से बोला रे खच्चर, ऐसे नाराज नहीं होने का है, प्यारे खच्चर हो रहे तुम, प्यारे क्यूट खच्चर, तो ऐसे नाराज होने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्टोव्स, सुनो 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 सुनो, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, धैर्य धारण करो। स्टोव्स को हम मेडिकल फर्मेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिकल फर्मेंटेशन। मेडिकल फर्मेंटेशन क्या है, कि मेडिसिन यूज की जाएगी, इसमें टर्पेंटाइन और ऑलिव ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और हॉट कंप्रेस के रूप में यूज किया जा सकता है, या फिर ऑलिव ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल को मिक्स करके वार्म, गर्म करना है, थोड़ा ठंडा रखना है, ल्यूक वार्म रख के मसाज किया जा सकता है। मसाज किसके लिए करते हैं, टिम्पेनिटीज के लिए यूज होता है। टिम्पेनिटी क्या है ये, तो रिलीव टिम्पेनिटीज, टिम्पेनिटी क्या होती है भाई, तुम्हारे सामने नीचे लिखा हुआ डिटेल में, टिम्पेनिटी क्या है, है मसल स्पाज्म, अच्छा, अरे टिम्पेनिटी है गैसियस डिस्टेंशन, पेट फूला पड़ा है, पेट फूला पड़ा है, टर्पेंटाइन ऑयल और ऑलिव ऑयल का लोकल मसाज करेंगे, उसका सिस्टमिक इफेक्ट माना जाता है कि वो पेरिस्टाल्सिस को इंड्यूस करेगा और पेट खाली कर देगा। या फिर पेट में मरोड़े आ रहे हैं और पेट फूला पड़ा है, ये दोनों का इलाज, देसी इलाज। भाई हमारे यहाँ तो गाय के यहाँ पर आ जाता था, उसको पिलाते थे टर्पेंटाइन ऑयल, अगर किसी को याद है तो बता दो, जिसके गाय भैंसे हैं, गाय भैंस को अगर पेट में दर्द होता है तो उसका इंडिकेशन होता है वो लाते मारेगी, इधर उधर यूं कूदेगी, तो उसको टर्पेंटाइन ऑयल पिलाया जाता था, जिससे उसका पेट साफ हो जाता था और पेट दर्द में आराम पड़ जाता था। वैसे ये इंसानों पे काम करता है, इंसानों को यहाँ पिलाना नहीं है, लोकल मसाज कर रहे हैं, पेट पे लगा रहे हैं, जिसमें फूला हुआ पेट पिचक सकता है, तो बड़े पेट वाले ट्राई ना करें इसको ऐसे ही। तो स्टोव्स को, जिसको हम मेडिकल फर्मेंटेशन कहेंगे, जिसमें टर्पेंटाइन ऑयल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, टर्पेंटाइन ऑयल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये एब्डोमिनल गैसियस डिस्टेंशन, मसल्स स्पाज्म और ये पेरिस्टाल्सिस को इंड्यूस करता है। तो तुमको ये स्टोव्स अच्छा लगा या वो पॉलिटिशियन अच्छा लगा, पॉलिटिशियन अच्छा लगा, हाँ, हल्दी थी उसमें, केसर हल्दी के गुण, अदरक, ठीक है, हो गया लेके अब वार्म सोप, जिसको हम लोकल बात कहते हैं, वार्म सोप जिसको हम क्या हुआ है,
का है गुनगुना रहे हो। वार्म सोक्स जिसको हम लोकल बात कह सकते हैं, ये जिस बॉडी के पार्ट को वार्म अप्लाई करनी है उसको सोक कर सकते हो। द बॉडी पार्ट इन वार्म सॉल्यूशन प्रमोट सर्कुलेशन, डिक्रीज एडिमा, इंक्रीज मसल रिलैक्सेशन, प्रोवाइड मींस टू डिब्राइड वुंड। अगर वुंड है, हार्ड हो रखा है, एक्सुडेट है, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी वार्म वाटर में सोक करके रखना है, वार्म वाटर में सोक करके रखना है। अगर वुंड ओपन है तो स्टाइल वाटर में वाटर को स्टाइल करना है या स्टाइल टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर जो होगा वो 105 से 110 डिग्री रखना है। ड्यूरेशन 20 मिनट्स है। ड्यूरेशन कितनी होगी? 20 मिनट्स। नाम से दिख रहा है वार्म सोक, जिसका दूसरा नाम लोकल बात है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरियाज को वार्म वाटर में डिप करके रखना है, वार्म वाटर में डुबो के रखना है। जिससे क्या होगा, क्या क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ाएगा, जो हॉट एप्लीकेशन के फायदे वो सारे करेगा। और अगर कोई वुंड में डेब्रिस बहुत ज्यादा है, एक्सुडेट्स बहुत ज्यादा और हार्ड एक्सुडेट है, उसको सॉफ्ट करना है क्योंकि आप डिब्राइड करना है। तो पेशेंट अगर लोकल एनेस्थीसिया में ऐसे ही कर रहे हो तो बहुत पेनफुल होगा। अगर पहले ये करके फिर रिमूव करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा डेब्रिस और एक्सुडेट सारा, और वो लेस पेनफुल होगा ड्यूरिंग प्रोसीजर। 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहीट। अंधेरा करके सो रहे हो, कह रहे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सो रहे हो? सोते सोते लिख रहे हो, है ना? कुछ बच्चों को ऐसा नहीं लग रहा ये क्या पढ़ रहा है, ये कोई काम की चीज थोड़ी है। ऐसा तो नहीं लग रहा? लग रहा है? हाँ, उसको लग रहा है। वो बोल रही ऐसा लग रहा है बेटा? यूं यूं था अभी तो। चलो इस पे एक कान बता देते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये क्या पढ़ना है, या फिर ये इतना बेसिक सा टॉपिक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे आता है। या कई बच्चों को लगता है ये सब्जेक्ट तो मुझे आता है, अब मुझे पढ़ने की इसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आता है मुझे, मैं कर लूंगी या कर लूंगा। तो एक बार एक फेमस पेंटर हुआ करता था, सुनो। एक बार एक फेमस पेंटर था, जिसका नाम भी चाहिएगा, नाम को छोड़ो, रामलाल मान चलो। एक फेमस पेंटर था जो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था, ड्राइंग में बनाता था, और वो उसके बहुत बिकती थी, परचेज बहुत सेल परचेज करने वालों की लाइन लगती थी, तो खूब कमाता था। फिर उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, काम में हाथ बढ़ाना शुरू किया। अब बता, काम में हाथ बढ़ाते बढ़ाते बेटा भी काम सीख गया, बेटा भी मूर्तियां बनाने लगा, पेंटिंग्स बनाने लगा। अब बेटे को आने लगा ऐसा कि मैं पापा से बेटर कर सकता हूँ, मुझे आ गया है सब कुछ। पर जब भी वो कुछ भी मूर्ति बनाता, उसके पापा उसको बताते कि बेटा ये इंप्रूवमेंट करो, ये सुधार करो, तो कुछ दिन तक तो वो करता रहता था। पर उसको एक दिन ऐसा लगने लगा, क्योंकि उसकी मूर्तियां पापा से ज्यादा बिकने लगी अब, तो उसको ऐसा लगने लगा कि उसको तो अब वो परफेक्ट हो चुका है, पापा से क्या सीखना है, पापा से ज्यादा मूर्तियां उसकी पसंद की जा रही है, तो अब पापा से सीखने की जरूरत नहीं है। तो पापा जब भी एडवाइस देते थे वो चिढ़ जाता था, तो धीरे धीरे पापा ने उसको एडवाइस देना बंद कर दिया। अब एडवाइस देना बंद कर दिया मतलब उसने सीखना बंद कर दिया, और जब भी लाइफ में ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे आ गया है, अब मैं एक्सपर्ट हूँ और परफेक्ट हो चुका हूँ और अब मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो वहीं उसका फॉल डाउन स्टार्ट होगा और आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो वही उसके साथ हुआ, उसने एडवाइस लेनी बंद कर दी, धीरे धीरे उसके कस्टमर में गिरावट आने लगी और फिर कोई नहीं आया उसके पास। फाइनली वो अपने पापा के पास जाके बोला कि आप आजकल एडवाइस भी नहीं देते और मेरी मूर्तियां भी नहीं बिक रही। तब पापा ने उसको बताया कि कभी भी जिंदगी में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। पूरी जिंदगी अगर आप काम कर रहे हो तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना ही है। पर जिस दिन ये फीलिंग आ गई कि ये मुझे तो आ गया है सब कुछ, मैं अब परफेक्ट हूँ, उस दिन से मामला फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए तुमको भी बता रहा हूँ, कईयों के अंदर में अगर ये डेड होशियारी घुस जाती दिमाग में तो इट्स वेरी डेंजरस, उसको निकाल दो, वरना क्या होगा, मूर्तियां बिकनी बंद हो जाएगी। है तो मूर्तियां अगर लगातार बिकना चाहते हो तो सीखते रहना है। आता है, सारा तो नहीं आता, ये तो पक्का है, एक दो पॉइंट तो नहीं आते होंगे, है ना, तो दो तो नहीं सीखे, तो कुछ ना कुछ सीखते रहो, लगातार चलते रहो। हम्म, अगला आ गया पैराफिन लगाएंगे भाई साहब, पैराफिन बात, बस 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 बस। मिक्सर ऑफ 15 to 30 ml ऑफ मिनरल ऑयल, पैराफिन वैक्स में मिनरल ऑयल मिक्स करना है, पैराफिन वैक्स में मिनरल ऑयल मिक्स करना है, और यूज टू डिलीवर हीट इन यूनिफॉर्म अमाउंट टू स्मॉल इरेगुलर शेप एरियाज। कोई जो इरेगुलर शेप एरिया जैसे हैंड है, फिंगर है, रिस्ट है, फुट है, स्मॉल एरिया और इरेगुलर इन शेप, उन एरियाज में कवर करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड स्पाज्म। अर्थराइटिस में क्या होता है, स्मॉल जॉइंट्स में बहुत स्टिफनेस और पेन होता है। अर्थराइटिस में क्या है, स्मॉल जॉइंट्स, फिंगर्स में, टोज में, रिस्ट में, इन जॉइंट्स में बहुत पेन होता है और स्टिफनेस आ जाती है। तो पैराफिन बात देने से क्या होता है, स्टिफनेस रिलीव हो जाती है और दर्द भी कम होता है। ये वही वैक्स है लड़कियों, अलग है? कौन सी वैक्स है ये? क्या होता है लड़कों, वैक्स क्या होता है भाई? है, करवाई तुमने वैक्सिंग कभी? बोलो हाँ की ना। यस बोला कि नो बोला बेटा? यस बोला है? पैसे लेते हैं? हाँ। अच्छा, जेब से पैसे गए हैं, तो पैसे तो लगेंगे भाई। हैं? आज के बाद? नहीं नहीं, ईमान से नहीं करा, नहीं करवा सकता, उसमें क्या है, इसमें हंसने की क्या बात है भाई, कोई भी करवा सकता है वैक्स। जरूरी नहीं है वैक्स सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्स का काम है बाल तोड़ना, और बाल लड़के भी तोड़वा सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? अरे भाई इतनी हंसने की क्या बात है?
क्यों भाई? मुंह से सिर्फ लड़का बनाता था, तुम काय बनाते हो लड़की लोग? हैं? अब तुम वैक्स लड़का कराए तो मजाक उड़ाए उसका। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, जिसकी इच्छा हो वैक्स करवा सकते हो लड़कों को। चलो हो गया। अब हो गया होगा रे। अरे कॉपी में देखो, लिख लिया तुमने? अच्छा, देखो। अब वैक्स के बारे में डिस्कस ना करें, मेरे करवानी है, मैं जाऊंगी वहां। बोले ना। हम्म? तो कई लड़के तो आपस में पूछ रही होती क्या है। अब हो गया है ना। तो स्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए, स्पाज्म को कम करने के लिए, अर्थराइटिस का पेन और स्पाज्म को कम करने के लिए वेक्सापेराफिन बात का यूज किया जाता है। और स्मॉल इरेगुलर से बॉडी पार्ट्स में यूज किया जाता है। फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, जॉइंट्स हो गए, wrists हो गए, इनमें। अब आ गया ये सिट्स बात, जिसको हिप बात नाम से जाना जाता है। सिट्स बात आल्सो नोन एज हिप बात। और ये मेनली रेक्टल सर्जरीज, एपिजियोटोमी ड्यूरिंग चाइल्ड बाथ, पेनफुल हेमोरॉइड्स और वेजाइनल इन्फ्लेमेशन में यूज किया जाता है। वाटर का टेंपरेचर शुड बी 110 टू 115 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ड्यूरेशन है वो 15 से 20 है। ड्यूरेशन कितनी है? सॉल्यूशन यूज किया जा सकता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जिसमें रेशियो 1:5000 है। बोरिक एसिड और यूजुअल सॉल्यूशन का यूज किया जा सकता है सिट्स बात में। और अदर मेडिकेशंस डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर कोई लोकल इन्फेक्शन है तो। सिट्स बात कुछ नहीं है, एक टब है जिसमें इस टेम्परेचर का पानी रख के उसमें बैठना है। और बैठना 15 से 20 मिनट है। और इसका टेम्परेचर 1 से 10 से 115 डिग्री रखना है। और ये कंडीशंस बहुत सारी है तुम्हारे सामने। कोई इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फ्लेमेशन हो, एपिजियोटोमी के बाद भी, और रेक्टल सर्जरीज के बाद भी, और हेमोरॉइड्स के बाद भी, या पेनफुल हेमोरॉइड्स है, दर्द बहुत ज्यादा है, तो भी सिट्स बात इज यूजफुल। हो गया लिख के? हम्म? नहीं? हो गया? हो गया? नहीं? अरे सो मत भाई। नहीं नहीं, सो नहीं रही है तो। तो लड़कों कौन सा बात लोगे, पैराफिन बात या सिट्स बात? हाँ पहलवानों बताओ। वैक्स वाला ठीक रहेगा ये? शर्माते बहुत है यार। हाँ, बताते नहीं है। अरे घबराने का नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। लिख लिया? हाँ हाँ, बस बस। इसके बाद पढ़ लेंगे क्या? एनिमा। एनिमा पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अभी तो बहुत पढ़ा है, अभी तो हॉट हॉट एप्लीकेशन चल रहा है। कोल्ड तो बाकी है अभी। है? है? क्या? सुबह किस लिए आई थी आज? आज थी क्या? अच्छा। सुबह में साइकेट्रिक अभी नहीं। अभी साइकेट्रिक झेलेगी नहीं। अगला है डायथर्मी, देखो भाई साहब, डायथर्मी। कैसी है मशीन ये? डायथर्मी वाली। हम्म? तो डायथर्मी, डायथर्मी में एक डिजिटल मशीन जैसी है, उससे सेट टेम्परेचर में गर्मी निकलेगी, रेज निकलेगी। तो डायथर्मी इज द कंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ डीप हीटिंग बीनीथ द स्किन है, इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, डीप मसल्स और जॉइंट्स में जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी वेव जाएगी, क्या आएगी? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होगी, चाहे अल्ट्रासोनिक वेव है, शॉर्ट वेव है, या माइक्रोवेव हो सकती है। वो टाइप्स ऑफ मशीन पे डिपेंड है, टाइप ऑफ मशीन मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलेगी, चाहे अल्ट्रासोनिक वेव होगी, या शॉर्ट वेव होगी, या माइक्रोवेव होगी। इससे डीप पेनिट्रेशन और डीप बॉडी पार्ट्स पे अगर हीट अप्लाई करनी हो, तो ये डायथर्मी टेक्निक्स है। क्या है? डायथर्मी टेक्निक्स। ये कॉस्टली है, मशीन चाहिए इसके लिए स्पेशल। तो तुम तो सिर्फ अपने, कौन सी वाली करनी है? हॉट वाटर बॉटल। डायथर्मी एक मशीन है जिसमें कंट्रोल्ड डीप बॉडी पार्ट्स में सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स और जॉइंट्स तक हीट दी जा सकती है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेज के द्वारा हीट जाती है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड वेव रेज हो, शॉर्ट वेव रेज हो, या माइक्रोवेव्स हो। इसके थ्रू हीट जनरेट की जाती है। तो एक गुजर ना करो रे।
बस 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 हो गया रे, हो गया लिख के भाई। है, इतना काहे लिख रहे हो? डायग्राम तो नहीं बना रहा कोई लड़की का? हम्म? कोई नहीं बना रहा ना ऐसा? बना रहे हो? क्या कह रहा था ये? क्या हो गया है ना? चलो, लो लो जल्दी करो भाई, इतना देर मत लो। ऐसे ही बोल के मेरे से क्या लेंगे? टाइम मेरा खराब नहीं हो रहा है, इस गलतफहमी में मत रहना कि टाइम मेरा खराब हो रहा है भाई, इसमें तेरा घाटा। ऐसा नहीं करने का है, है? चलो, हॉट एप्लीकेशंस के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, ये बात देख लेते हैं। कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, पेशेंट पैरालाइज्ड है उस कंडीशन में, ओपन वुंड है उस कंडीशन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो क्यों नहीं देंगे भाई? जैसे अपेंडिसाइटिस है, हाँ रप्चर हो जाएगा, वैसो डायलेट करेगा और अपेंडिक्स में ब्लास्ट हो जाएगा। और अपेंडिसाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है रप्चर अपेंडिसाइटिस का? पेरिटोनाइटिस, और पेरिटोनाइटिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, तो ऐसा गलती नहीं करना है। पैरालिसिस वाले के सेंसेशंस कम होते हैं, जल सकता है, इसके लिए उसमें भी नहीं करना है। ओपन वुंड पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा एडिमा एसोसिएटेड विद वेनस और लिम्फेटिक डिजीज हो रखी हो, कोई वेनस और लिम्फेटिक डिजीज हो, उस कंडीशन में भी नहीं करना है। इसके अलावा वेरी यंग एंड बॉय वेरी ओल्ड क्लाइंट, छोटे बच्चे बता नहीं पाएंगे कि जल रही है, ओल्ड वाले भी सेंसेशन कम है बता नहीं पाएगा कि जल रहा है, इस कंडीशन में उनमें नहीं करना है। बस इतना ही कंडीशन है। हम्म, फ्रोस्ट बाइट में देते हैं ना, ड्राई नहीं देते, मॉइस्ट देते हैं। वही फ्रोस्ट बाइट जिसमें मेंढक ने सुसु कर देता है वो, वही है ना फ्रोस्ट बाइट? क्या होता है तो? कौन है वो? ले बेटा बताना, व्हाट इज फ्रोस्ट बाइट? पूछना नहीं। फ्रोस्ट बाइट क्या है? एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के कारण। वेरी गुड बेटा, चलो हो गया। तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में नहीं देना है, पैरालाइज पेशेंट को नहीं देना है, बहुत छोटे और बहुत बूढ़ों में नहीं देंगे, ओपन वुंड पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, कोई वीनस इनसफिशिएंसी और लिम्फेटिक रिटर्न वाली डिजीज है उस कंडीशन में नहीं देंगे। ठीक बात, चलो। हाँ, क्या? छुट्टी? किस बात की? कलेक्शन करके 15 मिनट के पैसे निकालो मेरे। मजाक कर रहा हूँ, तुमसे क्या पैसे लेंगे? ये ओल्ड एप्लीकेशन पूरा होने वाला है, इसको तो पूरा कर लो, हॉट एप्लीकेशन का। हाँ हाँ, हॉट एप्लीकेशन के गधो कॉम्प्लिकेशन तो पूरा लिख लो। कितने मक्खनबाज लोग हैं, देखो कैसे बता लिया। कॉम्प्लिकेशन तो लिख लो कम से कम, ऑटो नहीं खींचा पूरा लिखो कॉपी में, उसके बाद मैं पूछूंगा अभी तो। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है भाई? जल सकता है, स्किन रेड हो सकती है, एडिमा हो सकता है, पहला सेकेंडरी इफेक्ट आएगा। पहला सेकेंडरी इफेक्ट कैसे? अगर 40 मिनट से ज्यादा तक अप्लाई कर दिया तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन, पीला पड़ जाएगा। इसके अलावा गरम गरम करोगे तो गरम गरम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। बहुत जल्दी लिखा ये स्लाइड, विद इन सेकंड यूं लिख डाला। हो गया, देखो सबका हो गया। और अगर यही स्लाइड में आगे करता, नहीं सर सर नहीं सर, अच्छा है कवर जल्दी हो जाता, तुम्हारा ही फायदा था रे। चलो धन्यवाद। वो गरम गरम 5 रोटी वाले लोग, गरम गरम 5 रोटी वाले लोग भाग के